बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2, जो कि आपके सेमेस्टर 8 में आपको ये सब्जेक्ट मिलता है। चाहे वो सेमेस्टर वैसे 8 में के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अगर सिलेबस की बात करूँ तो सेमेस्टर 2nd 4th और 6th सब में सेम सिलेबस है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कोई भी आपका सेमेस्टर हो, ठीक है। ये जर्नी कलेक्टिव का सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2, ठीक है। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो है जो उनका अभी एग्ज़ाम है, वो सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट्स हैं चाहे किसी और के, ठीक है। और आप बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स जो भी कोर्स कर रहे हो सबके लिए हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद सिलेबस। आपका सारा सिलेबस कवर्ड होगा यहाँ पे, बेसिक से एडवांस तक करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर में बैठने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो देखनी है। तो इस वीडियो को देखते टाइम सबसे पहले आपको 1.5x पे देखनी है, देन उसके बाद 2.0x पे देखनी है, ठीक है। 2 बार वीडियो देखनी है, देन आपको पीडीएफ से रीड आउट करना है। आप अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये पीडीएफ लेने के लिए आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, वो देख लेना। स्टेप्स मेंशन है कैसे नोट्स लेने हैं, ठीक है। तो सारे स्टेप्स फॉलो करना, आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड अभी एक और बात की, जो भी आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ी बहुत भी, तो सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाए। और जो भी आप इस वीडियो से कवर करने वाले हो, मैं गारंटी लेती हूँ आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे, नहीं, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और मैंने ये चैनल, आई नो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं स्मॉल क्रिएटर यू कैन से, तो भाई इतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ इस फील्ड में जितना एक्सपीरियंस है उसके साथ ये वीडियोस बना रही हूँ। आई नो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सब कुछ जो मैं कर रही हूँ। तो आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना, जैसे आपके जो पहले एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें आपने शेयर किया, वैसे ही इसमें भी ज़रूर करना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मार्किंग स्कीम देखते हैं यहाँ पे। यूनिट 1 25 मार्क्स की, यूनिट 2 भी सेम, देन यूनिट 3, ये तीनों यूनिट 25 मार्क्स के, ये हमारी 15 मार्क्स के। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है इन 3 यूनिट पे, और वैसे इस यूनिट पे करेंगे तो अकेली ये यूनिट 15 मार्क्स दे देगी, ठीक है। तो हम अपने वाइज करेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करूँ तो यूनिट 1 के अंदर आता है IS&LM एनालिसिस फॉर इनकम डिटर्मिनेशन। सेकंड यूनिट 2 में जीडीपी और प्राइस लेवल, जो कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है दोनों के अंदर। देन थर्ड में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। देन फोर्थ में बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। तो ये सारी यूनिट्स हैं जो कि हमें कवर करनी है। सब्जेक्ट का नाम फिर से बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो, ये माइक्रो वाला नहीं है, मैक्रो है, और 2 पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे बुक का नाम 2 है। 1 वाला आपके 2nd या 4th सेमेस्टर में आता है, और 2 वाला 8th सेमेस्टर में आपको मिलता है, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चंस हैं, तो हम अभी डिस्कस करते हैं इनको 1 बाई 1। सबसे आपका पहला क्वेश्चन है कि बेसिक क्वेश्चन, बुक का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, उसको डिफ्रेंशिएट करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। तो देखो, इको होती है इकोनॉमिक्स होती है, उसकी 2 ब्रांच होती हैं, 2 टाइप होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो यहाँ पे माइक्रो हमने पहले पढ़ा था, अब मैक्रो की बारी है हमारी इस सेमेस्टर के अंदर, जो स्टडी करती है इकोनॉमी एज ए होल। तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि प्राइस राइज हो रहे हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर हर एक चीज़ के, तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ चॉकलेट के प्राइस राइज हो रहे हैं 10 से 20 हो गई, तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिर्फ हम एक प्रोडक्ट की बात करें तो उसको कहेंगे माइक्रो, और जब हम सारे की बात करेंगे इकोनॉमी एज ए होल, तो वो हमारा आता है मैक्रो के अंदर। यहाँ पे हम एग्रीगेट वेरिएबल पे फोकस करते हैं, जैसे कि एग्रीगेट मतलब सारा टोटल इनकम। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इनकम लिखते तो वो माइक्रो के अंदर आता, लेकिन हम अगर नेशनल इनकम लिखते हैं तो वो मैक्रो है। सिर्फ आउटपुट लिखते तो वो माइक्रो था, लेकिन टोटल आउटपुट तो मैक्रो। इन्फ्लेशन, अगर हम प्राइस लिखते सिर्फ तो वो माइक्रो होता, इन्फ्लेशन है मैक्रो। अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो, इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो। तो ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं इकोनॉमी की क्या चल रही है। एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन आ गया इंडिया के अंदर, तो वो मैक्रो है, ठीक है। हर एक चीज़ में इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ना, सिर्फ एक चीज़ का नहीं, हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ना।
अगर आप सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के प्राइस को पढ़ रहे हो तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद है स्कोप, क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो स्कोप मतलब कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि ये कवर करता है। तो अगर आपके पास इशू है नेशनल इनकम और आउटपुट से रिलेटेड, ये स्टडी करता है कि कैसे टोटल इनकम जीडीपी, टोटल इनकम को क्या बोलते हैं जीडीपी, कंट्री की डिटरमाइन की जाती है और मेज़र की जाती है। अगर मैं पूछूँ आपकी जीडीपी कितनी है तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे और कैसे मुझे बताओगे, तो वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को और मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं पूछूं कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके क्या कारण है, तो आप क्या और उसको कैसे घटाना है, तो आप कहाँ से देखोगे, ये मैक्रो से पढ़ोगे ये चीज़ कि उसके कारण क्या है और कैसे उनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। वेज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल, अगर मैं पूछूं आपके यहाँ प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, ये इन्फ्लेशन अगर बढ़ भी गए तो क्यों बढ़ गई ये देखना, और फिर हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हमारा मैक्रो के अंदर आता है। फिर उसके बाद मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि हमारा बैंक बनाता है, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट बनाती है। तो ये दोनों पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाओ ताकि जो हमारी मनी सप्लाई है उसको हम कंट्रोल कर सकें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये फोकस करती है कि आपका लॉन्ग टर्म इंक्रीज हो प्रोडक्शन में, अलॉन्ग विद दैट लिविंग स्टैंडर्ड हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटरनेशनल हमारी ट्रेड कैसी चल रही है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे, एंड एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। जो आप एक जो डॉलर है वो 80 रुपीज़ दोगे तो $1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सचेंज रेट है, तो ये कब बढ़ता है कब घटता है, तो ये हम किसके अंदर देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। उसके बाद है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर इम्पोर्टेंस देखनी है तो सबसे पहले ये सरकार को पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है, गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपको क्या पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए, ग्रोथ बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ पे जैसे कि एकदम से रिसेशन आ गई, सारी चीज़ों में मंदी आ गई, या फिर एकदम से तेज़ हो गई सारी चीज़ों का प्राइस वगैरह, तो उस टाइम पे स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, ठीक है, तो वो बताती है हमें। फिर है बिजनेस डिसीजंस, हमें बिजनेस के डिसीजंस लेने होते हैं तो उनमें हमें हेल्प करती है कि जैसे आपको डिसीजन लेना है किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें, ठीक है, ये डिसीजन लेना है, तो आप देखोगे कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है, उसके हिसाब से आप प्राइस सेट करोगे किसी भी प्रोडक्ट का। तो फर्म यूज़ करती है मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, इन्फ्लेशन कितना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए। ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, ठीक है। ये हमें हेल्प करती है कि पॉवर्टी और जो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इन सबको कैसे कम करें। उसके बाद हमारा यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, माइक्रो और मैक्रो के बीच में। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो आपका देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसको, एक सेकेंड। यहाँ पे ये है आपका इतना ये पार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये जाता है एंड देन ये, और फिर उसके बाद, ठीक है, ये आपका इतना डिफरेंस है ये, ठीक है, ऐसे कुछ है, तो आप देख लेना। ये थोड़ा मैसअप हो गया यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं इसको। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स आई है मतलब स्मॉल, तो ये स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट्स की। ए है एग्रीगेट मतलब होल इकोनॉमी की स्टडी करती है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई देखते हैं, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई देखते हैं। ये क्या है, वेरिएबल्स। अब वो बात करिए प्राइस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस देखा जाता है प्रोडक्ट का, यहाँ पे देखी जाती है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि एलोकेशन करना रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे में। यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी लेके आना मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्राइस अगर एक मिल्क का मार्केट में देखें तो वो मार्केट में माइक्रो हो गई, अगर टोटल सबका देखें तो वो क्या हो गई, मैक्रो हो गई, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन है, आप पढ़ सकते हैं, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि आप कंक्लूजन को समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये कंक्लूजन समझ आ गया ना तो मतलब समझो कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ के देखो इसको जल्दी जल्दी। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। वो फर्स्ट वाला तो फिर भी बेसिक था, लेकिन वो इसलिए इम्पोर्टेंट था जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं
देखो ये टिप्स आपको ज़रूर सुननी चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, लेट्स से ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, और ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये वाली डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले, ठीक है, ये होती क्या है। देन आप ये लिखने के बाद आप लिख सकते हो कुछ ये चीज़ें कि ये हेल्प करती है टोटल इनकम को कैलकुलेट करने में, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखनी ज़रूरी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, बिकॉज आप जब तक सब्जेक्ट नहीं समझाओगे क्या है तो वो फिर कैसे नंबर देंगे। यहाँ पे हमें देखना है IS कर्व क्या है, उसका मीनिंग, डेरिवेशन एंड स्लोप, और ऑल्सो हमें एक न्यूमेरिकल भी देखना है, वो इक्विलिब्रियम शो करता हो गुड मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे IS कर्व का मतलब गुड मार्केट के अंदर, तो IS का मतलब क्या है, यहाँ पे I का मतलब इन्वेस्टमेंट, S का मतलब सेविंग, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ठीक है। दैट शो ऑल कम्बिनेशंस ऑफ इनकम इंटरेस्ट रेट वेयर गुड मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा कर्व होता है जहाँ पे हम इनकम और जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कर्व होता है, जहाँ पे हम इनकम देखते हैं, इंटरेस्ट रेट, तभी हमें पता चलता है कि कितनी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितनी सेविंग कर सकते हैं। गुड मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे गुड मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो आपका टोटल आउटपुट है, टोटल आउटपुट को वाई से डिनोट करते हैं, मतलब इनकम, आपकी टोटल डिमांड, कंज्यूमर की हो, कंजप्शन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, ये आपकी टोटल एग्रीगेट डिमांड होती है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी आपका गुड मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। सिंपल आइडिया, एट एवरी पॉइंट ऑन IS कर्व प्लान्ड स्पेंडिंग इज इक्वल टू एक्चुअल स्पेंडिंग, मतलब एक्चुअल इनकम। आपने सोचा था कि हम 1000 रुपये स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे, और आपकी एक्चुअल इनकम 1000 है, तो ये बराबर होगा, तभी हमारा ये IS कर्व माना जाएगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट देखें गुड मार्केट का, तो गुड मार्केट इकोनॉमी के अंदर हम डिमांड, एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, ये फॉर्मूला है एग्रीगेट डिमांड निकालने का, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे सी को क्या बोलते हैं, कंजप्शन हमने देखा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने देखा, और यहाँ पे गवर्नमेंट हमने देखा, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, ठीक है। तो ये देखते हैं कंजप्शन कहाँ डिपेंड करता है, हम कितना कंजप्शन करेंगे, ये कैसे डिपेंड करता है। देखो लेट्स से आपकी इनकम है 1000 रुपये, तो आप लेट्स से 500 रुपये खर्च कर रहे हो, और 500 रुपये यहाँ पे हम वैसी वैल्यू ले लेते हैं, वैसे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1000 रुपये है आपके पास, 1000 इनकम है आपके, उसमें से आप लेट्स से 600 रुपये तो आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, और उसमें से 400 रुपये आप सेव कर रहे हो, ठीक है, या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो कैसे पता चलता है कि कंजप्शन कितना होगा, अगर आपकी इनकम 1000 की बजाय 1200 होती तो आप 800 खर्च करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिपेंड किस पे करता है, इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। अगर इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेट्स से 10% मिल रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर और ज़्यादा मिल रहा है तो आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, आप कंजप्शन कम करोगे, तो ये होता है गुड मार्केट। अब डेरिवेशंस क्या होते हैं, IS कर्व की, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व की। सपोज करो कि जो इंटरेस्ट रेट था वो कम हो गया, ठीक है, तो जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट था 10%, अब हो गया वो 8%, ठीक है, ये कम हो गए 8% हो गया। अब आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे, बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी चीपर होगी, सॉरी आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो अब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, डिमांड आपकी बढ़ेगी, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, अगर किसी की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम भी बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारा काम करता है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको इनकम ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आपने 10,000 इन्वेस्ट करे, उसमें से आपके 2% इंटरेस्ट रेट है, मतलब 2% तो वो लोग ले लेंगे वापस आपसे, तो 200 रुपये ले लेंगे। अगर उसकी जगह ये होता कि 10,000 इन्वेस्ट करें, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 1000 रुपये इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे आप कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिल रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड मतलब ये आपका कर्व है, तो ये यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, IS कर्व, ठीक है। IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट से लेके राइट तक। इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो पैसा आएगा, पैसा भी बढ़ेगा, इनकम। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, मतलब यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। नेगेटिव मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी, अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो आपकी इनकम भी कम होगी, आपको पैसा कम मिलेगा। तो यहाँ पे इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, और जहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होती है वहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है हमेशा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब न्यूमेरिकल आया हुआ है तो वही लिया है मैंने, डेटो सेम,
तो यहाँ पे आपका कंजप्शन देखो, कंजप्शन ये इक्वेशन मिलेगी आपको दी हुई, आई ये 100, जी 50 दिया। इक्वेशन ये है आपकी एग्रीगेट डिमांड निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, ये लिखोगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आपको सी दिया हुआ है ये वाला, तो लिखो 50 प्लस 0.8 वाई, ये आपने सी लिख दिया। उसके बाद आपको आई दिया हुआ है कितना, 100 रुपये, ये भी लिखो, तो यहाँ पे 100 लिख दो। उसके बाद गवर्नमेंट का दिया हुआ है 50 रुपये, तो 50 लिख दो। अब इसको सोल्व करो। अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ पे वाई है जो आपकी इनकम है वो 1000 रुपये निकल के आती है, ठीक है। अगर आपकी 1000 रुपये इनकम है तो यहाँ पे देखो इनकम 1000 रुपये है तो टोटल डिमांड टोटल आउटपुट के बराबर है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये गुड मार्केट है। यहाँ पे देखो इंटरप्रिटेशन करना होता है कि टोटल डिमांड और टोटल आउटपुट बराबर हैं या नहीं। ये अगर बराबर हैं तो आपकी गुड मार्केट कंडीशन है, अगर नहीं है तो आपकी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है। अब IS कर्व और इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व इंटरेस्ट रेट से कैसे लिंक्ड होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ये बात हमने देखी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट अगर कम हो गई तो आपकी इनकम भी कम हो जाएगी, ठीक है। इनकम को Y से, इन्वेस्टमेंट को I से, इंटरेस्ट रेट को R से डिनोट करते हैं। अगर आपकी डिमांड कम हो गई तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम हो गई तो लेट से डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो आपको इक्विलिब्रियम भी कम हो जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर डिफरेंट पॉइंट्स में IS कर्व बनाया जाता है। ये आपका कंक्लूजन है जो कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आपका कंक्लूजन, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। LM कर्व क्या होता है, लिक्विडिटी मनी कर्व जिसको हम बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, डेरिवेशन स्लोप, ठीक है। जैसे कि IS कर्व के किया था वैसे ही LM का करना है, और कैसे मनी सप्लाई अफेक्ट करता है, और आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ पे लिखना है। तो LM कर्व की फुल फॉर्म लिक्विडिटी मनी कर्व शो करता है ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ इनकम और इंटरेस्ट वेयर द मनी मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम। वहाँ पे हमने देखा था गुड मार्केट, यहाँ पे क्या है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे है। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जहाँ पे इनकम और इंटरेस्ट रेट है, जहाँ पे मनी मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे आपकी जो मनी डिमांड है, पैसे से डिमांड और पैसे की जो सप्लाई है वो बराबर। लेट्स से आपकी इकोनॉमी के अंदर 1000 पैसे की ज़रूरत है, तो 1000 आपके पास पैसे हैं, 1000 आपने बेच दिए, तो ये आपकी डिमांड और ये सप्लाई दोनों बराबर है, तो ये मनी इक्विलिब्रियम हो गया है, ठीक है। सिंपल आइडिया, LM कर्व जो है डिमांड फॉर सप्लाई, डिमांड फॉर मनी, पैसे की जो डिमांड है वो 1000 रुपये है और उसकी सप्लाई भी 1000 रुपये है, तो ये होती है आपकी, ठीक। कंसेप्ट क्या होता है, मनी डिमांड एंड सप्लाई का। तो मनी डिमांड को MD से रिप्रेजेंट करते हैं, मनी सप्लाई को MS से रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड का मतलब होता है लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं पैसे से रिलेटेड, डेली कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं। आपने 200 रुपये भेजे, 200 रुपये हाई, ठीक है, आप कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। प्रिकॉशंस क्या है, स्पेकुलेशन, ये सब जब आप देखते हो तब क्या होता है, ये डिमांड मतलब लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं पैसे की, वो होती है मनी डिमांड। ये डिपेंड करती है आपकी इनकम और इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आप डिमांड कम करोगे। किसी भी चीज़ पे अगर इंटरेस्ट, जैसे कि पैसा है, आपको बैंक से लोन लेना है, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा है 10%, तो आप क्या करोगे, 10% था आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन आपकी डिमांड हो गई, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और वो कर दिया 20%, तो आप क्या करोगे, आप लोन नहीं लोगे, आपकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन है। मनी सप्लाई की बात करें तो मनी सप्लाई फिक्स की जाती है सेंट्रल बैंक से, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो कि हमारा एकमात्र बैंक है, एपेक्स बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। डेरिवेशंस यहाँ पे इस कर्व की क्या है, तो जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, सबसे पहले ये डेरिवेशन है। दूसरी, पीपल नीड मनी, मोर मनी फॉर ट्रांजेक्शन्स, जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन बनेगी उतनी ज़्यादा मनी की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद मनी की अगर डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास सप्लाई की शॉर्टेज बढ़ जाएगी, मनी की शॉर्टेज बढ़ जाएगी, इसीलिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा।
उसके बाद है स्लोप क्या होता है LM कर्व का। वहाँ पे हमने देखा IS कर्व का डाउनवर्ड होता है, तो इसका देखते हैं कैसा होता है। वहाँ पे डाउनवर्ड क्यों था, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप थी। यहाँ पे देखो आपकी इनकम अगर बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम को वैसे हम वाई से लिखते हैं, वाई अगर आपकी बढ़ रही है इनकम, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। आपकी इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। जहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। तो ये आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, अगर नेगेटिव होती तो डाउनवर्ड में बनता। तो ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका LM कर्व बनेगा। उसके बाद है अफेक्ट्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के LM कर्व के ऊपर। तो ये ज़रूरी है। देखो अगर आपकी मनी सप्लाई बढ़ रही है, लेट्स से अगर आपकी मनी सप्लाई बढ़ रही है तो ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसा पाएगा, फिर उससे इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा, और LM कर्व है वो राइट शिफ्ट कर देगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ, लेट मी शो यू, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये आपका अपवर्ड था, अब ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट कर जाएगा आपका राइट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है तो ये तीन चीज़ें होंगी, पैसा लोगों के पास ज़्यादा आएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और ये शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद अगर मनी सप्लाई आपकी कम हो रही है, ठीक है, मनी सप्लाई क्या हुआ, कम हो गई, तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और ये लेफ़्ट शिफ्ट कर जाएगा। मतलब उसका अपोजिट डायरेक्ट आपको एक याद करना है, फिर उसका अपोजिट करके दूसरे में लिखना है, ठीक है। ज़्यादा मनी होगी तो इंटरेस्ट कम लगेगा, आपके पास पैसे ही ज़्यादा है तो इंटरेस्ट कौन लेगा, और फिर वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल, आपको मनी डिमांड यहाँ पे गिवन इतनी, मनी सप्लाई यहाँ पे 100 रुपये। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई होती है। तो यहाँ पे मनी डिमांड है 0.2y माइनस 5i इज इक्वल टू मनी सप्लाई 100। तो ये क्या हो गया, LM इक्वेशन। तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन बनानी है, आपका न्यूमेरिकल सोल्व। आप ये न्यूमेरिकल खुद भी बना के लिख सकते हो। तो देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, आपकी इनकम है 1000 रुपये, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपकी 100 रुपये क्या थी, यहाँ पे कीमत था, मनी सप्लाई थी आई थिंक, हाँ मनी सप्लाई 100 रुपये और ये मनी डिमांड थी। तो देखो ये आपके मनी डिमांड यहाँ पे इज इक्वल टू मनी सप्लाई होती, तो मनी सप्लाई आपकी 100 रुपये दे रखी थी और मनी डिमांड थी 0.2y और फिर था माइनस में 5i। तो 0.2y की हमें वैल्यू 1000 गिवन है तो 1000 लिख देते हैं। उसके बाद 5i इज इक्वल टू 100। तो i हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे i निकालना है। तो यहाँ पे ये इसको करेंगे तो 200 आ गया, 200 माइनस 5i इज इक्वल टू 100। अब i निकालना है, 5i इज इक्वल टू, यहाँ से ये घटा देंगे 200 में से 100 तो 100 बच गए। अब i इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5 तो 20। तो इंटरेस्ट रेट आ गया 20 आपका। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना है कि आपकी इनकम तो 1000 रुपये, इंटरेस्ट रेट 20 है, तो जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये आपका कंक्लूजन है, तो आप कंक्लूजन देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद कंक्लूजन के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना है IS-LM मॉडल को इनकम डिटर्मिनेशन के लिए। हाउ डू IS और LM को टुगेदर डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम इनकम। पहले हमने अलग अलग पढ़ा, अब दोनों को इकट्ठा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे IS एंड LM को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट सेविंग और लिक्विडिटी और मनी मॉडल यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का और इंटरेस्ट रेट का। ये दोनों यूज़ किए जाते हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या इक्विलिब्रियम लेवल है इंटरेस्ट और इनकम का एक इकोनॉमी के अंदर। IS कर्व के लिए हमें क्या चाहिए, गुड मार्केट इक्विलिब्रियम चाहिए और यहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम चाहिए। इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दोनों मार्केट बैलेंस में हो। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन है, लेट्स से एक्स, यहाँ पे दूसरी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। जैसे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, इनकम इज इक्वल टू सेविंग है, तो तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। अब कंपोनेंट्स किसके क्या हैं इसके, तो सबसे पहले IS कर्व के देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं गुड मार्केट और वहाँ पे LM में देखते हैं मनी मार्केट। यहाँ पे देखते हैं AD इज़ इक्वल टू कंजप्शन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट कम होगा वैसे आप इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे, इन्वेस्ट करने से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव रिलेशनशिप है।
LM कर्व के अंदर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है मनी की। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप डिमांड ज़्यादा करोगे, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये क्या है आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। अब इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करें? ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे IS कर्व इंटरसेक्ट करता है LM कर्व को। जैसे कि ये आपका है, ठीक है, ये आपका एक कर्व, ये आपका दूसरा कर्व, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे गुड मनी मार्केट होता है, गुड मार्केट होता है और मनी मार्केट होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यहाँ पे हमें एक यूनिक वैल्यू मिलती है इनकम की और इंटरेस्ट रेट की, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती है। न्यूमेरिकल देखें तो यहाँ पे देखो, जो इन्वेस्टमेंट सेविंग वाला था उसकी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 500 माइनस 20i। LM की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 100 प्लस 10i। तो इक्वेशन दोनों की लिखो सबसे पहले, एक ये उसकी इक्वेशन, ये दूसरे वाले की इक्वेशन। अब दोनों से सोल्व करो, हमें दोनों से क्या चाहिए, कॉमन क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे भी इंटरेस्ट। अब दोनों से इंटरेस्ट निकालना है, तो देखो यहाँ पे अगर आपका थोड़ा मैथ वीक है तो उसके लिए मैं समझा भी देती हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे 500, यहाँ पे माइनस 20i, यहाँ पे 100, यहाँ पे प्लस 10i। तो आपको क्या करना है, जो i है ना, ये i वाला इंटरेस्ट जिसके साथ वेरिएबल जुड़ा उसको एक साइड ले लो और इन दोनों को एक साइड। तो यहाँ पे 500 का 500 लिखो, यहाँ से 100 को ले आओ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 20 था यहाँ पे 10 है, देखो मैं लिख ही देती हूँ। तो 500 माइनस 20i इज इक्वल टू 100 और फिर प्लस में 10i। तो यहाँ पे देखो अभी दिखाती हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले जो वेरिएबल हैं उन दोनों को अलग कर लो और वो जो विदाउट वेरिएबल है उनको अलग कर लो। तो विदाउट वेरिएबल है 500, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम। उसके बाद इन दोनों को अलग करना है, तो यहाँ पे 10 है तो 10 लिखो, 10i प्लस यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 20i। उसके बाद 500 माइनस 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे इनको प्लस करो 30 और कॉमन आई आ जाएगा। यहाँ पे 500 में से 100 गई तो 400 इज इक्वल टू 30i। ठीक है, तो फिर i इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 30। तो अभी आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे गिवन है 13.33 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका क्या है इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब आपको इनकम निकालनी है। अब आपको इंटरेस्ट रेट मिल गया, इनकम कैसे निकलेगी, तो आपकी 500 जैसे कि आपको इक्वेशन गिवन है, लेट्स से कहाँ पे गई है इक्वेशन, यहाँ पे नहीं। अब आप किसी से भी इनकम निकाल लो या फिर दोनों से निकाल लो। तो इनकम निकालने के लिए ये इक्वेशन उठा लो, y इज इक्वल टू 500 माइनस 20i। तो यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू 500 माइनस 20 और i। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। तो 500 तो आपके पास ये 20 है, i आपने निकाला 13.33। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आएगा 26.6। अगर उसमें से 500 घटा दोगे, आपको कैलकुलेटर लेके जाना अलाउड है, सो कर लेना। ठीक है, तो आपका y जो है निकल के आ जाएगा 23.4 अप्रोक्स है ये। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपकी इनकम निकलेगी, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट निकल गया। उसके बाद है, अगर देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इनकम आपकी इतनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको 30% लग रहा है, मतलब दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ना ज़्यादा हाई इनकम है ना ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो ये आपका था। अब है, अगर हम पॉलिसी चेंज कर दें फिजिकल या मॉनेटरी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, अगर गवर्नमेंट खर्चा करते ज़्यादा तो आपकी जो इनकम बढ़ जाएगी, फिर उससे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और ये राइट को शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, IS को। अगर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप मनी की सप्लाई बढ़ा दो तो आपका मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा लोगों के पास, तो इंटरेस्ट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे इनकम बढ़ जाएगी। अगर इंटरेस्ट कम रहेगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये लेफ़्ट शिफ्ट कर जाएगा, ये भी राइट शिफ्ट करेगा और वो भी राइट। उसके बाद इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हेल्प करते हैं हमें समझने में कि पॉलिसी है जो, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे फिजिकल हो, दोनों पॉलिसीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा, ये हमें बताते हैं इंटरेक्शन क्या है रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर के बीच में। यूज़फुल है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को समझने के लिए कि कब बूम आ रहा है, कब रिसेशन, कब ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इन सब को समझने के लिए रियली हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन है, आप पढ़ो एक बार समझ आ जाएगा।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ इज एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव्ड फ्रॉम IS, मतलब ये जो आपका मॉडल है इससे एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है और ये शिफ्ट क्या होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व में, सूटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ये टोटल डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो इकोनॉमी के अंदर होती है प्राइस लेवल पे, ठीक है। टोटल डिमांड, कंप्लीट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की एक इकोनॉमी के अंदर, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट। देखो अगर सिर्फ 2 सेक्टर हैं तो अगर देखो मैं लिख देती हूँ डिटेल के अंदर, बिकॉज आप भी लिख सकते हो इसको, यहाँ पे जगह है यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो अगर आपको एग्रीगेट डिमांड, एक सेकेंड सॉरी, हाँ अगर देखो आपको अगर एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, अगर हम बात करें 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर निकालनी है, इसको मैं छोटा करना पड़ेगा। अगर आपको 2 सेक्टर के अंदर निकालनी है तो 2 सेक्टर मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। अगर आपको 3 सेक्टर्स में निकालनी है एग्रीगेट डिमांड तो वो कैसे निकलेगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट है। अगर आपको 4 सेक्टर से निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को IM, जैसे कि यहाँ पे EXPORT हो गया और यहाँ पे इंपोर्ट। तो इनको याद करने की ट्रिक देखो, यहाँ पे बीच में M है तो इसको M से डिनोट करते हैं, यहाँ पे X है तो X से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेट निकालना है तो X माइनस M कर दो तो ये होगा, सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट भी लिखना ज़रूरी है। ये तीसरा सेक्टर और चौथा सेक्टर X माइनस M, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 सेक्टर। तो यहाँ पे 2 सेक्टर हो गया, 3 सेक्टर हो गया, 4 सेक्टर हो गया। किसी की भी पूछे, अगर आपको नहीं बोल रहा 2 सेक्टर की तो आप डायरेक्टली इसी से निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, देखो एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे 4 सेक्टर की बात हो रही है, पहला कंजप्शन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट, फिर नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे 4 सेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो ये शो करता है कि लोग कितना कमा रहे हैं, हाउ मच पीपल, फर्म, फिर गवर्नमेंट और फिर फॉरनर्स। यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की, फिर यहाँ पे देखो अगर आप डायरेक्टली समझना चाहते हो तो यहाँ ऐसे समझ सकते हो, पीपल कितना खर्च करें तो वो कंजप्शन में आ जाएगा, फर्म कितना करें मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है वो यहाँ पे आ जाएगी, गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फॉरनर्स मतलब नेट एक्सपोर्ट X माइनस M। तो ऐसे आपका फॉर्मूला बन गया। अब इन मॉडल्स के बीच में और एग्रीगेट डिमांड के बीच में क्या लिंक है, तो यहाँ पे ये दोनों मॉडल हैं वो क्या देते हैं आपको, इक्विलिब्रियम इनकम देते हैं एक प्राइस लेवल पे। जब आपका प्राइस लेवल चेंज होता है तो वो जो रियल मनी की सप्लाई है वो भी चेंज होगी और इससे क्या होगा, LM को है वो शिफ्ट हो जाएगा और फिर आपकी इनकम भी चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं डिफरेंट प्राइस लेवल को इनकम के साथ तो हमें एग्रीगेट डिमांड का कर्व मिलता है। मतलब IS मॉडल और LM मॉडल इम्पोर्टेंट है एग्रीगेट कर्व बनाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाने के लिए। अब डेरिवेशंस, सबसे पहले स्टार्ट करो ये मॉडल इक्विलिब्रियम दिखाओ, देखो कि किस प्राइस पे प्राइस लेवल बढ़ रहा है और फिर उससे इनकम के कहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रही। फिर अगर इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा तो प्राइस को या तो कम कर दो या बढ़ा दो, ठीक है। इफ़ अगर प्राइस फॉल कर गया तो मनी सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है और उससे क्या होगा, LM कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो आपकी इनकम है जो इंक्रीज हो जाएगी। देखो इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा आएगा तो आपकी मनी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो फिर थर्ड स्टेप है कि अगर आपका प्राइस कम है तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा है तो आपकी इनकम कम होगी। तो फिर क्या होगा, देखो ये दोनों की एक, देखो प्राइस है यहाँ पे इनकम है, ये ज़्यादा है तो ये कम होगी और ये कम है तो ये ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। और जब भी मैंने बताया नेगेटिव रिलेशनशिप होती है तब क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो एग्रीगेट डिमांड को ऐसे बनेगा इस टाइम पे, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद अब ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, ठीक है, एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, दैट्स वाई ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। उसके बाद है हम कैसे इसको शिफ्ट करें, आप क्या करो, गवर्नमेंट जो खर्चा करे उसको बढ़ा दो, अगर उसको बढ़ाओगे तो पैसा बढ़ेगा और ये फिर राइट शिफ्ट कर सकता है।
दूसरा आप मनी सप्लाई बढ़ा दो, मतलब सारी चीज़ों को, जैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, मनी सप्लाई, इन सबको बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दो। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि राइट में आ जाए, एग्रीगेट जो डिमांड का है वो लेफ़्ट से राइट आ जाए। तो क्या करें, इसके लिए आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा दो, मनी सप्लाई बढ़ा दो, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दो, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी बढ़ा दो। ये 4 चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल में हमने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे है इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हमें समझ आती है कि प्राइस और आउटपुट की क्या रिलेशनशिप है। हम एनालिसिस कर पाते हैं इन्फ्लेक्शन और जो ग्रोथ हो रही है वो क्यों हो रही है। ये कनेक्ट करता है इस मॉडल को एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के मॉडल के साथ। उसके बाद आपका ये कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं। सो आई होप पढ़ लिया होगा भाई। व्हाट आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, तो ये दोनों क्या होती हैं, और हाउ इक्विलिब्रियम जीडीपी एंड प्राइस लेवल डिटरमाइन किए जाते हैं एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के मॉडल से। पहले हम देख रहे थे आईएस और एलएम मॉडल से कैसे डिटरमाइन किया जाते हैं, अब हम देख रहे हैं इन दोनों से कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ये टोटल डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी के अंदर एक प्राइस लेवल पे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट और उसके प्लस कर देंगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दें। ये रिप्रेजेंट करती है कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है, हाउस होल्ड के द्वारा कंजप्शन, फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और नेट एक्सपोर्ट फॉरेन सेक्टर के द्वारा या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा। फिर एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो ये टोटल आउटपुट होता है जो कि एक फर्म प्रोड्यूस करती है एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे टोटल डिमांड थी, ये टोटल आउटपुट होता है। ये शो करता है कि फर्म कितना प्रोड्यूस करना चाहती है, विलिंग टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई की टाइप्स कितने होते हैं, पहले तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं SRAS, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे ऐसे होता है ये, ठीक है। इसमें प्राइस अफेक्ट करता है आउटपुट को, और जैसे आपका जब प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ने से आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। ये पॉजिटिव है इसीलिए ये अपवर्ड है, तो पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, और नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट रन वाला पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड होगा। यहाँ पे देखो आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे वर्टिकल लाइन बन दिया, आउटपुट फिक्स है एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, यहाँ पे प्राइस पे डिपेंड नहीं होता, जैसे ये ऐसे बनती है, ठीक है। यहाँ पे आपका आउटपुट फिक्स है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फिक्स है, तो ये सिर्फ एक लाइन बनेगी वर्टिकल, ठीक है। सॉरी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बना दी मैंने, आई थिंक, हाँ ऐसे बनाओ। ये यहाँ पे इतनी बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना वाला फिक्स है, यहाँ से ये फिक्स है और यहाँ से इतना फिक्स है, ठीक है। तो ऐसे बनती है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और AD और AS मॉडल से हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन करें, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई के बराबर होती है, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम लोग। तो देखो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड सप्लाई के बराबर होगी। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जब GDP बराबर होगी प्राइस लेवल के तो भी इक्विलिब्रियम होगा। AD और AS, जैसे कि ये हमारी डिमांड होती है और ये सप्लाई होती है, यहाँ पे डिमांड और ये सप्लाई, जब दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो ये होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप ग्राफ शो करके आना है, ठीक है। अगर आप इंक्रीज़ करते हो आपकी एग्रीगेट डिमांड में, तो मतलब कि आप गवर्नमेंट का खर्चा इंक्रीज़ करो या फिर इंटरेस्ट इंक्रीज़ करो, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर दी, ये सब इंक्रीज़ करते हो तो आउटपुट बढ़ेगा, उससे फिर प्राइस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिक्रीज़ करते हो तो उसका उल्टा होगा। फिर अगर आप एग्रीगेट सप्लाई में चेंज करो तो वहाँ पे तो बढ़ रहा था, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें कम होंगी, तो आपको इतना याद रखना है, वहाँ पे चीज़ें बढ़ रही थी शॉर्ट रन में और यहाँ पे कम हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे एग्जांपल, इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस मॉडल की, तो सारे जितने भी मॉडल्स हैं सबकी सेम इम्पोर्टेंस है। ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये बिजनेस साइकिल को समझने में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको समझने में ये हमें हेल्प करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ये आपका कंक्लूजन है। नाउ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन करने कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, उसके ड्राइव करना है और शो करना है कि न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ, और कैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दें तो वो नेशनल इनकम और प्राइस लेवल को कैसे इम्पैक्ट डालती है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये हमें शो करता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर चेंज हुआ तो वो फिर नेशनल इनकम में क्या चेंज होगा। हम लिख सकते हैं मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम,
ठीक है, ये होता है। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी, कंजप्शन इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है यहाँ पे। ओके, तो ये मल्टीप्लायर होता है। अब वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे इन्वेस्टमेंट, जो लोग हैं वो ज़्यादा कमाने शुरू कर दें, या फिर वो स्पेंड करना लग जाएं कंजप्शन, या फिर वो जो इनकम है वो दूसरे लोगों को भी प्रोसेस के अंदर आ जाए और प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, तो इसको बोलते हैं चेन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप्स है चेन इफेक्ट के। ओके, देन है डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर को कैसे डेरिवेट करते हैं, तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई करो इनकम को। इनकम क्या होती है, इनकम का दो पार्ट होते हैं, एक तो कंज्यूम कर लो या फिर इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर लो। अब कंजप्शन सी निकालने के लिए क्या करोगे, कंजप्शन फंक्शन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यहाँ पे बी का मतलब है MPC और यहाँ पे ए का मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन आप बोल सकते हो। इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप सिंपली करोगे, ये आपके सब्स्टिट्यूट है, ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये अगर याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। एक तो ये फॉर्मूला होता है या फिर ये होता है K इज इक्वल टू 1/MPS। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूला है, दोनों लिख सकते हो। अगर MPC जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मल्टीप्लायर ज़्यादा होगी, जितना कम MPC होगा उतना कम मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल है ये आपका MPC यहाँ पे गिवन है 0.8, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज 100 है, तो आपको निकालना है K, तो K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपका गिवन है 1 और ये भी 1 और MPC कितना है 0.8, तो ये निकालो, तो यहाँ पे 1 8 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आपको निकालना है इनकम में कितना चेंज हुआ, तो K इज इक्वल टू, मैंने एक और फॉर्मूला बनाया था, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I अपॉन चेंज इन Y। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो पुट करो K है आपका 5 इज इक्वल टू चेंज इन I। इनकम में कितना चेंज हो रहा है आपको बताना है, इन्वेस्टमेंट में कितना हो रहा है, तो यहाँ पे X मान के और यहाँ पे Y को मान लो 100 रुपये। एक सेकेंड, हम कन्फ्यूज़ हो गए यार, एक मिनट। देखो K कितना है हमारा 5 है, ये लिखो 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है 100 रुपीज़, तो यहाँ पे 100 लिखो अपॉन चेंज इन Y। तो अब ये निकालना है, तो चेंज इन Y को हम पूछा देते हैं ऐसे, चेंज इन Y इज इक्वल टू 100 इंटू 5। तो अगर ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आपका चेंज इन इनकम आ गया। ठीक है, हो गया। अब ये आप स्टेप बाय स्टेप इसके इन्फ्लुएंशन देख सकते हो, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। अब इसका इफेक्ट प्राइस लेवल पे क्या पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन की बात करें तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी मल्टीप्लायर की, ये हमें हेल्प करता है गवर्नमेंट को इंक्रीज़ करने में इनकम थ्रू स्पेंडिंग, और दूसरी ये रिसेशन को बूस्ट करता है। ठीक है, और इम्पैक्ट आता है इसका फिजिकल पॉलिसीज़ बनाने में, हमें बताता है कि फिजिकल पॉलिसी बनाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी कंट्री के ऊपर ओवरऑल, तो इससे हम समझ के ही बनाते हैं फिजिकल पॉलिसीज़। ये हमारा कंक्लूजन। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को एक्सप्लेन करना है, और फैक्टर्स क्या हैं जो कि शिफ्ट होता है शॉर्ट से लॉन्ग में, लॉन्ग से शॉर्ट में। एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल आउटपुट जो कि प्रोड्यूस किया एक फर्म ने इकोनॉमी के अंदर, ये हमें बताती है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज फर्म विलिंग है टू प्रोड्यूस। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, तो आपकी अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स होते हैं। फैक्टर वेजेस, जैसे कि वेजेज हो गई आपकी, इन फैक्टर जो भी सर्विसेज होती हैं जैसे लैंड लेबर जो भी यहाँ आपकी ये फिक्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ये अपवर्ड स्लोप करता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो आपकी दूसरी भी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो उसकी वजह से यहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट करता है। अगर ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो प्राइस लेवल अफेक्ट होगा, और अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आउटपुट होगा। ठीक है, और फर्म रिस्पॉन्ड करते हैं उन चीज़ों को जिसका प्राइस ज़्यादा हो। जब प्राइस बढ़ेगा आपका तो आउटपुट बढ़ेगा, वेजेस भी बढ़ेंगी, फिर उससे प्रॉफिट बढ़ेगा और उससे आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट रन के अंदर हो गया। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स देखते हैं, उसमें शॉर्ट रन में हमें सिर्फ वेजेस देखी, यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स देखते हैं जो भी फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे हमारा वर्टिकल कर्व बनता है ऐसे, उसके बाद आउटपुट यहाँ पे फिक्स होता है और प्राइस लेवल भी इफेक्ट नहीं करता। यहाँ पे प्रोड्यूस होती है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम यहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं तो यहाँ तक प्रोडक्शन होगा। ठीक है,
उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो ये SRAS का मतलब है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। ये शॉर्ट रन होता है, ये लॉन्ग रन होता है। अपवर्ड यहाँ पे वर्टिकल, ये फिक्स होते हैं वेजेस, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिए जाती हैं, यहाँ पे एक चीज़ लिए जाते हैं। यहाँ पे प्राइस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। तो जहाँ तक हमारी फुल कैपेसिटी है वहाँ तक हम प्रोडक्शन करते हैं। अब शिफ्ट कैसे करना है, तो देखो अगर हम दो तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, एक तो राइट शिफ्ट कर दे उसको, या फिर हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट कर दें, तो दोनों देखने वाले हैं। ये शिफ्ट क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो चेंज होगी तो शिफ्ट होगा, अगर बढ़ी तो अलग तरीके से, अगर कम हुई तो अलग। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, आपकी करोड़ जो कॉस्ट है अगर वो कम हो गई तो आप चले जाओगे राइट में, अगर आपकी ये कॉस्ट बढ़ गई तो आप चले जाओगे लेफ़्ट में। ठीक है, जैसे कि हम देखें वेजेस कम हो गई, ठीक है, खर्चा कम आ रहा है तो उससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी। पहले 100 रुपये तनख्वाह लेते थे, अब 50 रुपये ले रहे हैं, तो वेजेस कम हो गई तो उससे आपका खर्चा भी कम आएगा और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो आप कहाँ चल जाओगे, राइट में चल जाओगे। उसके बाद अगर आपकी वेजेस बढ़ गई तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ने से आप लेफ़्ट में चल जाओगे। ठीक है, अब लॉन्ग रन की बात करें यहाँ पे, तो लॉन्ग रन की बात करें तो चेंज यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अंदर, आपकी लेबर फोर्स इंक्रीज़ हो गई तो आप राइट चल जाओगे, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई तो आप लेफ़्ट में चल जाओगे। लेबर फोर्स इंक्रीज़ होगी तो आपको टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए होगी, फिर उससे आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो 3 फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि आप राइट में रहोगे या लेफ़्ट में जाओगे। ठीक है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो राइट में, और डिक्रीज़ हो रहा है तो लेफ़्ट में जाओगे। इंपॉर्टेंस क्या है, वही सेम इंपॉर्टेंस है, फ्लक्चुएशन को समझने में हेल्प करता है। इन्फ्लेशन, आउटपुट चेंज कितना होगा, क्या प्राइस लेवल रहेगा, ये सब समझने में हेल्प करता है, और क्या पॉलिसीज़ हम लिए उन सबको समझने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, और क्या हमारे जो फिलिप्स कर्व है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या होता है, उसके एग्जाम्पल। इन्फ्लेशन का मतलब कंटिन्यूसली राइज होना जनरल प्राइस लेवल में। लेट्स से चॉकलेट के प्राइस थे 1000 रुपये, तो उसका जनरली बढ़ रहा है। वीवो के फ़ोन के प्राइस थे 10,000, वो भी बढ़ रहा है। आईफोन का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, कंटिन्यूस जब राइज होता है जनरल प्राइस लेवल में गुड्स एंड सर्विसेज के ओवर टाइम, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। अगर वहीं कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। ये आपकी कम करता है परचेजिंग पावर, मतलब कि आप आज आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप खरीद सकते हो, क्या ही खरीद सकते हो वैसे 1000 रुपये में। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपये है, लेट्स से मेरे पास ये पेन है इसका टैब का, तो ये खरीद सकते हो आप 1000 रुपये में। हाँ, ये आप 1000 रुपये में, वैसे तो ये शायद 3000 का है, लेकिन आप खरीद सकते हो। लेट्स से आप 1000 रुपये में ये खरीद सकते हो अगर आपके पास 1000 रुपये तो। लेकिन अगर 2-3 साल बाद आपके पास ये 1000 रुपये है तो आप नहीं खरीद सकते। अगर लेट्स से आज आपके पास 1000 रुपये है तो आप ये पेन खरीद सकते हो, ठीक है, हम मानी बात। लेकिन ये पेन का रुपये जो प्राइस है वो बढ़ गया, ये 3000 रुपये का हो गया, तो आप 1000 रुपये में ना खरीद सकते इसको। तो ये आपकी परचेजिंग पावर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आपके प्राइस बढ़ते हैं तो परचेजिंग पावर कम होती है। अब किससे क्यों होती है इन्फ्लेशन, क्यों प्राइस में इंक्रीजमेंट होता है, वाई? तो एक तो डिमांड, जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड होगी इकोनॉमी के अंदर उतनी सप्लाई कम होगी। अगर सप्लाई कम होगी तो फिर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। उसके बाद दूसरी हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आ गई तो फर्म प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि 1000 रुपये की चीज़ थी वो 500 रुपये में बन गई तो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे आपका प्राइस, ठीक है। जैसे वेजेस और ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। मनी सप्लाई, ज़्यादा पैसा है मार्केट के अंदर तो आपको डिमांड इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि सबके पास 1000 रुपये का सामान सब खरीद सकते हैं तो हम क्या करेंगे, 1100 रुपये का बेचेंगे उसको, ताकि कुछ ही लोग खरीद पाएँ, क्योंकि हमारे पास उसकी सप्लाई कम है। इसलिए पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। फिलिप्स कर्व क्या होता है, अब फिलिप्स कर्व का मतलब होता है रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अब ये शॉर्ट रन में होता है और लॉन्ग रन में होता है। शॉर्ट रन में बताता है ट्रेड ऑफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो कि हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ये बताता है शॉर्ट रन के अंदर। अगर आपकी महंगाई बढ़ गई तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, अगर आपकी महंगाई कम होगी तो आप बेरोजगार हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद है लॉन्ग रन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक नेचुरल रेट होता है इम्प्लीमेंट का, वही चलता रहेगा चाहे इन्फ्लेशन बढ़ो या घटो, ठीक है, नॉर्मल रहेगी ये।
डिफरेंस है ये इनका दोनों का। यहाँ पे डिफरेंस ये डाउनवर्ड होता है शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन वर्टिकल होता है। यहाँ पे ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे नहीं होता है। ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता है शॉर्ट रन, और ये लॉन्ग रन परमानेंट होता है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? लॉन्ग रन में पीपल एडजस्ट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि वर्कर डिमांड जो है बढ़ा देंगे तो वेजेस भी बढ़ जाएंगी। अगर आपकी वेजेस बढ़ रही हैं तो आप कॉस्ट बढ़ा दोगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस देखें तो हम प्राइस क्या होता है, क्या हुआ प्राइस देखें तो क्या होता है, जैसे कि ये पेन है, इसका 1000 प्राइस है, क्यों है, कैसे है? देखो 100 रुपये तो इसको वेज कॉस्ट लगी होगी बनाने की, मतलब जो वर्कर्स हैं उसकी। 500 रुपये का रॉ मटेरियल आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 600 गए, और 400 रुपये का कुछ और ट्रांसपोर्टेशन की आ गई। चलो अब अगर ये 100 रुपये जो थी वो 80 पे आके चली जाती है, कम हो जाती है, जैसे कि 100 नहीं, यहाँ पे हमारी 100 हैं तो ये आपके 200 रुपये बन जाते हैं। वर्कर 200 रुपये मांग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 100 रुपये और जोड़ दोगे, 1100 का कर दोगे इस पेन को, ठीक है। तो इससे क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी पेन की। अगर वेजेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं 200 रुपये, तो यहाँ पे कॉस्ट भी 200 रुपये इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इसका एग्जांपल शॉर्ट रन के और लॉन्ग रन के हमने देखा। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये गवर्नमेंट को पॉलिसीज डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें समझ आती है, और ये हेल्पफुल होता है अंडरस्टैंड करने में इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल कैसे चल रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर, बूम है, रिसेशन है, ग्रोथ है, क्या चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ड्रॉप और रिसेशन बूम क्या चल रहा है वो समझने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके कंपोनेंट्स, और कैसे एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन करते हैं एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। रिकॉर्ड होती है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि आप हो यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे यूएसए, तो दोनों के बीच में जितने भी पैसे से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जब रिकॉर्ड करते हैं तो एक डायरी में कर लिया, लेट से सॉफ्टवेयर में, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि कितने गुड्स भेजे, कितने हम लेके आए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सिंपल लाइन में कितना एक कंट्री ने कमाया और कितना दूसरी जगह पे खर्च किया, तो ये सब रिकॉर्ड करते हैं। कंपोनेंट, तो 3 अकाउंट बनते हैं। एक तो आपका करंट अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं कितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए, कितनी सर्विसेज गई, इनकम कितनी और ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में हम मेन चीज़ें करते हैं जो डेली होती रहती है, टूरिज्म सर्विसेज डेली जाती हैं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं कि कहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है जो फ़ॉरेन है, ये फिक्स होती है एक टाइम के लिए। लोन बोरोइंग्स कितने हैं, चेंज क्या हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो ये हम कैपिटल अकाउंट में देखते हैं। अब दोनों अकाउंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो करंट अकाउंट के अंदर क्या देखते हैं कि कंपनी को कैपिटल इनफ्लो की ज़रूरत है अगर वो डेफिसिट में है। तो अगर कैपिटल अकाउंट सरप्लस में, तो इसका मतलब कंपनी को हेल्प हो रही है डेफिसिट से। जितने ज़्यादा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा डेफिसिट होगा, और फिर से उससे क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगी। इसका उल्टा करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कम मिलती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे करेंसीज बेची जाती हैं और ख़रीदी जाती है, डॉलर वगैरह रुपीज़ एक्सचेंज किए जाते हैं। आपको यूएसए में जाना है तो डॉलर लेना है, इंडियन रुपीज़ से जब आप डॉलर को एक्सचेंज करते हो तो उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब हम एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है सप्लाई और डिमांड से। फॉरेन जो करेंसी है उसकी सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, उसके थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब डिमांड कैसे देखें, तो देखो इंपोर्ट अगर बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, फॉरेन लोग ज़्यादा जा रहे हैं तो वो पैसा लेके जाएंगे डॉलर वगैरह, तो उसकी भी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है तो ये चीज़ों से क्या होगा, आपकी वो बढ़ेगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गई, तो डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा आपका करो। सप्लाई, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसीज, वहाँ पे लोग रहने लग गए तो इससे सप्लाई बढ़ती है। इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम का आप डायरेक्ट मतलब समझो जहाँ पे डिमांड बराबर होती है सप्लाई के, ठीक है, तब इक्विलिब्रियम होता है। तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल के साथ देखो, डिमांड डॉलर की है 100 रुपये, 100 रुपये की यहाँ पे डिमांड है। सप्लाई की बात करें तो वो भी 100 रुपये, तो ये इक्विलिब्रियम है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, 100 इज इक्वल टू 100। लेकिन एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज रेट है 180 रुपीज़ पर डॉलर। क्यों है, अब ये क्यों चेंज है इनके अंदर, देखो अगर आपकी 100 रुपये की डिमांड 120 हो गई तो डॉलर कम हो जाएगी। अगर डॉलर कम हो गया तो एक्सचेंज रेट 84 से क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। न्यू रेट 85 बन जाएगा, यहाँ पे हम 94 लिख दें, 85 लिख दें, कुछ भी लिखो हो जाएगा। और जिससे आपकी पैसे की जो ताकत है, जो हम बोल सकते हैं पावर है, वो कम हो जाएगी, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, एप्रिसिएट करना मतलब बढ़ना, डेप्रिसिएट करना मतलब घटना। पहले आप 80 रुपये में $1 खरीद पा रहे थे, अब 85 रुपये में खरीद पा रहे हैं। पहले आप 80 में खरीद पा रहे थे, अब 75 में। तो ये होता है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंस क्या होती है? हमें इंटरनेशनल ट्रेड को समझने में हेल्प करता है। ये अफेक्ट करता है कितने हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन कर सकते हैं, और हम जितने भी पॉलिसीज़ लेते हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, उनको लेने में हमें हेल्प करता है कि ये पॉलिसी ऐसा डिसीजन लेंगे तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा, सो हम वही डिसीजन लेते हैं। अब हमारे कुछ यहाँ पे ये पहले शॉर्ट नोट है, उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, और आते भी हैं। 3 शॉर्ट नोट आ गए तो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं यहाँ पे, तो हम लोग इनको कवर करेंगे पहले। तो पहले है जेड कर्व। क्या होता है? तो जेड कर्व रिप्रेजेंट करता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी। कितना आपने एक्सपेंडिचर, जैसे आपकी इनकम है, इनकम में से आपने लेट्स से आपकी 10,000 की इनकम, जिसमें से आपने सोचा कि हम 7,000 रुपये तो खर्च कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे, और 2-3 हज़ार रुपये हम सेव कर लेंगे, सेविंग। तो आपने प्लान कितने किया? 7,000 का, ठीक है। तो ये जेड कर्व शो करता है कि आपने कितना टोटल डिमांड में से, टोटल इनकम में से प्लान किया एक्सपेंडिचर करने का। इसके अंदर आपका आता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। 3 सेक्टर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 45 डिग्री पे बनता है, जैसे ऐसे करके, और फिर ये हो गया, ये आपका है जेड कर्व। तो आप बना सकते हो ऐसे एग्जाम में। इकोनॉमिक्स से तो यहाँ पे कर्व बनाने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब आपका जेड इज इक्वल टू इनकम होती है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जितना आप खर्च कर रहे हो उतना आप कमा रहे हो, तो ये इक्विलिब्रियम आप मान सकते हो। जैसे आपने प्लान किया 500 के खर्च करने का, आउटपुट भी इतना ही आया, तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है और लोग फिर उसको क्या करते हैं, मनी को खरीद लेते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स वगैरह में, ठीक है। शेयर कर देते, तो फिर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और इंटरेस्ट रेट फिर भी नहीं बढ़ता, ठीक है, सॉरी, और कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या होती है? एक ट्रैप में आपको फंसा लिया जाता है और फिर उसके बाद आप निकाल भी नहीं सकते। अगर निकालोगे तो आपको लॉस होगा पैसे के अंदर। ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया और गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेना चाहती है, उस टाइम पे ये चीज़ें करनी होती हैं। पैगिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब होता है सेंट्रल बैंक फिक्स करता है एक टारगेट इंटरेस्ट रेट की, इतना % इंटरेस्ट रेट होगा, तभी आपकी जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल होगी। जैसे आप ज़्यादा बॉन्ड खरीदते हो तो आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अब सेल ज़्यादा कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई कम होगी, फिर वो रेट बढ़ जाएगा। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपेक्स बैंक है सेंट्रल बैंक, वो फिक्स करता है रेपो रेट और एडजस्ट करता है मनी सप्लाई अपने अकॉर्डिंगली। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? ये तब होता है जब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो बढ़ा दे और फिर वो पैसा उधार लेना स्टार्ट कर दे, तो इससे डिमांड बढ़ेगी पैसों की। वो उधार लेगी तो लोगों से लेगी, तो उससे डिमांड बढ़ेगी, वो लोग इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेंगे और फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। लोग सरकार को देना चाहेंगे पर प्राइवेट लोगों को नहीं देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोरो करती है मोर मनी, तो उससे इंटरेस्ट बढ़ेगा और फॉर्म में इन्वेस्ट करना लोग कम कर देंगे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। फिर है परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ पे तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है प्राइस लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ में। आपकी परचेजिंग पावर क्या है? अगर आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंडियन गुड्स महंगे हो जाएंगे, फिर जो डिमांड है आपके पैसे की वो कम हो जाएगी और आपका रुपी डिप्रिसिएट हो जाएगा। डिप्रिसिएट मतलब घटना, ठीक है। अगर प्राइस डबल हो रहा है इंडिया के अंदर, आपकी रुपये की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगी, ओके। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें सबसे पहले है फ्रिक्शनल। यहाँ पे ये टेम्परेरी होती है, बिकॉज टेम्परेरी क्यों? हम एक जॉब कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने चेंज कर ली, दूसरी जॉब पे शिफ्ट हो गए, फिर उससे तीसरी जॉब पे शिफ्ट हो गए। जैसे कि आपका फार्मिंग सेक्टर में होता है, पहले गेहूँ कटेंगे, फिर उसके बाद गेहूँ के बाद बाजरा बोया जाएगा। अब बाजरा आप जब तक बो रहे हो तब तक वो लगेगा, तब तक आप क्या करोगे? ठाली रहोगे। जैसे बिहार के लोग रहते हैं, हम खेतों में काम करने आते हैं, हरियाणा वगैरह साइड, राजस्थान वगैरह, फिर उसके बाद वो दोबारा से बाजरा लगेगा तब वो काम करेंगे, फिर उसके बाद वो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो ये है फ्रिक्शनल। उसके बाद है स्ट्रक्चरल। आपकी स्किल मैच नहीं करी, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट थी कि आपको टीच करना आना चाहिए, बच्चों को टीचिंग करने आनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो ये स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चर आप फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे होता है रिसेशन, आपका रिसेशन हो गया। इकोनॉमी जैसे कोविड-19 में हुआ था, इकोनॉमी फॉल कर गई थी तो आपको जॉब से निकाला गया, बिकॉज उनके पास पैसा नहीं था आपको सैलरी देने का। अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप जॉब क्यों करोगे, और अगर कर भी ले तो भी आपको निकालना पड़ा था उन लोगों को, ठीक है।
तो यहाँ पे अब जितना भी टाइम लगा इस वीडियो को कंप्लीट करने में उतना लग चुका है। अब आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखना 2.x पे या फिर कितने भी एक्स पे, जितने पे आपको समझ आए उतने पे, और समझो मेरी बात एक और। यहाँ पे हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 चारों यूनिट कर ली और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे कर लिए। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो दोबारा देखनी है। दोबारा देखने के बाद आपको PDF लेनी है, PDF से आपको वो पढ़ने हैं नोट्स, ठीक है। अगर आप अब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर हो तो सिर्फ वीडियो को देखो और इसी को रेफ़र करो, ठीक है। अगर आप किसी और की भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नो मैटर व्हाट, लेकिन आप बार बार सोर्स चेंज मत करो कि पहले मेरी वीडियो देख रहे हो फिर किसी और की। इस वजह से क्या होगा, आपके बीच में कन्फ्यूजन आएगा, सिलेबस के बीच में, आपके नोट्स के बीच में। मैं बता रही हूँ मैंने सब कुछ कवर किया है। तो आप 2 टीचर्स को फॉलो मत करो, आप किसी और को फॉलो करना चाहते हो तो उनको कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप जिसको करना चाहते हो, जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है उसको फॉलो करो एंड उसके ऊपर स्टिक रहो, उसी को फॉलो करो। ऐसा नहीं है फिर चेंज कर लिया, आज इसकी वीडियो देख रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ये कंप्लीट नहीं हो रही, दूसरे की वीडियो स्टार्ट कर दी, नहीं, इससे आपको समझ नहीं आएगा और कन्फ्यूजन बनेगी आपके ऊपर, ठीक है। तो आप एक टीचर को प्रेफर करो, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या फिर कोई और टीचर हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि किस सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। और आपका सेमेस्टर नेम और एग्ज़ाम का भी ये सब डाल दिया करो ताकि मुझे पता लगे कि किसको जल्दी वीडियो अपलोड करने, कौन से सब्जेक्ट की, किसका एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है, ठीक है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी रिसीव हुए थे कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनकी मैं वीडियो तैयार कर रही हूँ, जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले।